What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover. तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लड़कियों के लिए दंगल स्टार्ट होने वाला है और लड़कों के लिए सुल्तान मूवी। तो देखते हैं कौन सुल्तान बनता है और कौन दंगल जीतती है। आप लोगों के लिए यहाँ पर 10 क्वेश्चन रहेंगे। देखते हैं कौन किस कैटेगरी में आता है और कौन अपनी कैटेगरी इंप्रूव करता है। तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में चीजों को किया कीजिए तो आप लोग भी इंजॉय कर पाएंगे स्टडी को। और अगर फ्रस्ट्रेट होकर बैठेंगे कि यार एक वीडियो आने वाली है उसमें 10 क्वेश्चन रहेंगे, पता नहीं कैसे कैसे उनको करना है, ये सब चीजें साइड में रखो यार। शांत सा माहौल रखो, अपना मूड बिल्कुल फिट रखो और फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया करो। क्वेश्चन देखते ही स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, उसके बाद में आगे बढ़ना है। ठीक है, ये पैटर्न याद रखना है आप लोगों को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, काफी शानदार क्वेश्चन है। बात की जा रही है फोरमोसा स्टेट के बारे में। आखिर कहां पर पड़ता है ये फोरमोसा स्टेट? मैप देखते हैं, आप लोग समझ जाएंगे। यहां पर ये देखिए, ये मैप यहां पर ये हो गया चाइना और ये हो गया ताइवान। चाइना और ताइवान के बीच में पड़ता है ताइवान स्टेट और इसी ताइवान स्टेट को बोला जाता है फोरमोसा स्टेट। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इधर पैसिफिक ओशन पड़ गया, इधर हो गया यहाँ पर ईस्ट चाइना सी। ठीक है, थोड़ा सा बड़े मैप में देख लेते हैं, पर बड़े मैप में छोटे दिखाई देंगे आप लोगों को ये। तो ये देखिए, आप लोगों को ये बात की जा रही है यहाँ की, ये हो गया ताइवान, ये हो गया चाइना, इसके बीच में जो स्टेट है इसकी बात की जा रही है यहाँ पर। तो आंसर क्या हो गया आप लोगों के सामने? यहाँ पर आंसर हो गया सी। ओके, तो मैप बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन था ये। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप लोग ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो इसको गलत करके ले जाएंगे क्वेश्चन को। अभी आप लोगों को देखने को मिलेगा, बात की जा रही है कॉमनवेल्थ गेम के बारे में। तो यहाँ पर मानिका बत्रा जो थी, इनके बारे में बात की जा रही है, जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम में यहाँ पर सिंगल गोल्ड जीता था। किस गेम में जीता था? बैडमिंटन की प्लेयर है ये। क्या सच्ची में बैडमिंटन की प्लेयर है ये? तो स्टेटमेंट बताइए सही है या गलत। सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर, चलिए पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को देख लेते हैं। ये है इनकी पिक्चर, आप लोगों के सामने है। देखिए, क्या बैडमिंटन प्लेयर है? नहीं, टेबल टेनिस की प्लेयर है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आप लोगों के सामने क्या हो गई? ये स्टेटमेंट होगी यहां पर गलत। नेक्स्ट, इन्होंने किसको हराया था? यहां पर इन्होंने हराया था यू मैनग्यू, ये सिंगापुर की, जिनको इन्होंने हराया था 4-0 से। दबा के मस्त तरीके से इन्होंने हराया इनको फाइनल में। स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। और थर्ड स्टेटमेंट है 58th रैंक है आज की डेट में इनकी वर्ल्ड में, अगर आप लोग देखेंगे तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया सी। मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में नैनो मैगजीन में बताया था, ये फोकस देकर आप लोगों को अच्छे से जो क्वेश्चन है, ये जो खासकर कॉमनवेल्थ से रिलेटेड क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ के जो गेम हुई है, जिसको अगर फर्स्ट टाइम किसी ने मेडल जीता है, इस तरीके से किसी ने डिफरेंट कोई काम किया है, तो कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा मेडल जीता है, इस तरीके कुछ क्वेश्चन से आप लोगों को तैयार करके रखने चाहिए। अगर कोई आसपास कोई एग्जाम है तो इस तरह क्वेश्चन पूछे जाने के काफी अच्छे चांसेस हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं। मैंने फिर से बताया आप लोगों को वीडियो को पॉज कर देना है, क्वेश्चन देखते ही अटेम्प्ट करने के बाद में क्वेश्चन आगे आंसर देखना है आप लोगों को। क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपीएससी में भी और ये पूछा जा चुका है एसएससी में भी। ठीक है, तो याद रखिएगा क्वेश्चन को, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर जो सुप्रीम कोर्ट में जो जज है, अगर उनकी जो वैकेंसी हम लोगों को बढ़ानी है तो किस तरीके से मतलब बढ़ा सकते हैं, क्या उसके लिए प्रोसीजर है? मतलब आज के में 31 जज है यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम लोग को बढ़ा के इनको 41 करना है तो किसके द्वारा ये किया जाता है? अगर नंबर ऑफ जज इंक्रीज करने हैं, ठीक है, कोलेजियम सिस्टम की रिकमेंडेशन के द्वारा? बिल्कुल नहीं, एग्जीक्यूटिव एक्शन हो ही नहीं सकता। अगर एग्जीक्यूटिव एक्शन हो जाए तो बहुत ही खतरनाक हो जाए, क्योंकि सेपरेशन ऑफ पावर का एक कॉन्सेप्ट है और इंडिपेंडेंसी का भी एक कॉन्सेप्ट है। अलग अलग, ये जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव या फिर आप लोगों को देखने को मिलेगा लेजिस्लेटिव, सब में एक सेपरेशन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन। जी हाँ, ये है यहाँ पर पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन, जो कि यहाँ पर आंसर है आप लोगों के सामने। देखिए, पार्लियामेंट को ये पावर दे रखी है हमारे संविधान ने कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट के जज की अगर रिक्वायरमेंट होती है तो आप लोग उनकी जो संख्या है वो बढ़ा सकते हैं, और पास्ट में बढ़ाई भी जा चुकी है। जो अभी देखने को मिलेगा, जो लेटेस्ट अभी अमेंडमेंट हुआ था 2009 में, सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे उन ये यहां पर बढ़ाए गए थे। पहले यहां पर कितने जज हुआ करते थे? 26 जज हुआ करते थे, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है ना, अब इनको बढ़ा के कितना कर दिया है? 31 कर दिया है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो यहां पर ये बढ़ाया जा चुका है। और किससे बढ़ाया गया था? ये सुप्रीम कोर्ट नंबर ऑफ जजेस अमेंडमेंट एक्ट 2008, इसके हिसाब से बढ़ाया गया था। और ये स्ट्रेंथ अगर आप लोग से ओरिजिनली पूछे कितने थे, तो ओरिजिनली हमारे जो जज हुआ करते थे सुप्रीम कोर्ट में, ये 8 हुआ करते थे। 8 क्या मतलब? 7 तो जज हुआ करते थे और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हुआ करते थे। तो टोटल स्ट्रेंथ जो हुआ करती थी ये 8 हुआ करती थी, जो कि आज की डेट में 31 हो चुकी है। ओके, इसके अलावा कब कब अमेंडमेंट किया गया? यहाँ पर फर्स्ट अमेंडमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट में जज को इंक्रीज करना था, ये 1956 में 10 किया गया। 1960 में आप लोगों को देखने को मिलेगा ये 13 कर दिया गया, और 1977 में जो कर दिया गया ये 17 कर दिया गया। और फिर 1986 में आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये आप लोगों के सामने है, जो लेटेस्ट अभी चेंज किया गया, ये थे 25। ओके, तो आप लोगों को हल्का सा आइडिया इसके बारे में होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है, काफी इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, खासकर बात की जा रही है फंडामेंटल राइट की। ओके, चलिए एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, फंडामेंटल राइट को हमारे संविधान में कहां पर रखा गया है और कितने पार्ट से कितने, मतलब कितने आर्टिकल से कितने आर्टिकल तक है?
बहुत डिटेल में आप लोगों को पढ़ा चुका हूं ये, ठीक है ना। पॉलिटिकल लेक्चर आप लोग जाकर देख सकते, जितने नहीं देखे सारे पॉलिटिकल लेक्चर आप लोगों को वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा। ओके, तो यहां पर बात क्या की जा रही है, फंडामेंटल राइट की बात की जा रही है कि अभी अगर एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में किसी को कन्वर्ट होना है, ठीक है, हिंदू से मुस्लिम या मुस्लिम से हिंदू या फिर किसी और रिलीजन में आप लोगों को कन्वर्ट होना है, तो ये फंडामेंटल राइट है ऑफ द चॉइस, मतलब कोई आप लोगों के रास्ते में दखल नहीं डाल सकता अगर आप लोग कन्वर्ट होना चाहते हैं। ये हादिया केस के जजमेंट से निकल कर आया। हादिया कौन है, ये आप लोग यहां पर पिक्चर देख सकते हैं। ये एक लड़की है जिसको कन्वर्ट कर दिया गया था हिंदू से मुस्लिम में, ठीक है। इसके पेरेंट्स ने बोला जबरदस्ती कन्वर्ट किया गया, पर लेकिन इसने बोला मैं अपनी मर्जी से कन्वर्ट हुई हूं, और इसको भेजा गया केस को सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन निकल कर आया है ये आप लोगों के सामने है, जो बातें निकल कर आई है। एक तो यही फंडामेंटल राइट बन गया है, कोई कन्वर्ट होना चाहता है तो कोई आप लोगों के रास्ते में दखलंदाजी नहीं करेगा अकॉर्डिंग टू द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। नेक्स्ट बात बोली जा रही है, आर्टिकल 25 में बोला गया है कि जो गारंटी है ईच इंडिविजुअल अपने आप खुद प्रैक्टिस कर सकता है, प्रोफेस कर सकता है, इसके अलावा प्रोपोगेट कर सकता है अपने रिलीजन को, कोई रोक टोक नहीं है। मतलब आप जो भी रिलीजन चाहे उसको एंजॉय कर सकते हैं आराम से, ये बोला गया है। सोसाइट ये स्टेटमेंट सही है क्या, यहाँ पर पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, सेकंड स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्यों है गलत, क्योंकि ये बात 24 आर्टिकल में नहीं बोली गई है। आप लोगों को याद होगा ये बात बोली गई है 25 आर्टिकल में, मॉर्निंग में ही नैनो मैगजीन में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट बात बोली जा रही है यहाँ पर, सोसाइटी का कोई रोल नहीं है अगर किसी को अपना पार्टनर डिसाइड करना है, ये भी बात बोली गई है। हर एक स्टूडेंट या हर एक कोई मेंबर जो भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो बागी खासकर जो 18 साल या 18 साल से ऊपर का हो चुका है, वो इंडिपेंडेंट है अपना खुद की चॉइस करने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ये हो गया सही। ओके, तो ये सेकंड वाला गलत हो गया, फर्स्ट और थर्ड सही हो गया। आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया ए। आगे बढ़ते हैं, बहुत ध्यान से पढ़िएगा, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिएगा, उसके बाद में आगे बढ़ना है। क्वेश्चन आप लोग गलत कर सकते हैं, हल्का सा चेंज आप लोगों को देखने को मिलेगा। फिफ्थ क्वेश्चन है मैरी कॉम के बारे में, कॉमनवेल्थ गेम के बारे में, फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर। जी हाँ सही है, बॉक्सर भी है और वुमेन भी है। कॉमनवेल्थ गेम में इसने गोल्ड जीता है, जी हाँ बहुत ही शानदार तरीके से गोल्ड जीता है, 5-0 से हराया सामने वाले को, ठीक है ना। तो सेकंड बात क्या बोली जा रही है कि इंडियन फ्लैग बियरर, मतलब फ्लैग लेकर चलिए क्लोजिंग सेरेमनी में, ठीक है। जो ओपनिंग सेरेमनी थी वहां पर कौन फ्लैग बियरर था, वहां पर पीवी सिंधु जी थी। क्लोजिंग में कौन है, यहां पर ये है आप लोगों के सामने मैरी कॉम जी। तो ये कौन से में रही है, 23rd जो अभी यहां पर हुआ है गोल्ड कोस्ट में, कौन से है, कॉमनवेल्थ गेम। तो क्या ये सही है स्टेटमेंट, नहीं स्टेटमेंट गलत है। आखिर क्यों, क्योंकि 23rd तो नहीं थे कम से कम, ये आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूं 2-3 बार। तो 23rd नहीं थे तो फिर कौन से नंबर के गेम थे, मॉर्निंग में ही डिटेल में आप लोगों को बताया था, ये 21st गेम है, ठीक है ना। और नेक्स्ट आप लोगों को जो मैन की कैटेगरी में देखने को मिलेगा तो उनका भी मैंने नाम बताया था, वो नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए आप लोग। वो जो वुमेन मैन दोनों के बारे में मैंने बताया था, 75 किलोग्राम की कैटेगरी में एक पर्सन का नाम बताया था मैंने, उनका नाम बताइए कमेंट बॉक्स में जो मैन कैटेगरी में थे, ठीक है। ये भी मॉर्निंग में पढ़ाया था। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, फ्लैग बियर थी, क्लोजिंग सेरेमनी में थी, पर लेकिन 21st था। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया, फर्स्ट स्टेटमेंट सही है यहाँ पर ओनली। ओके, देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग मैरी कॉम जी को, तो काफी शानदार परफॉर्मेंस इन्होंने दी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर पूछा जा रहा है कि नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी बिल के बारे में। इसमें अभी बताया गया कि एक यूनिवर्सिटी हम लोगों को स्टेब्लिश करनी है, वो किस एरिया में स्टेब्लिश करनी है। ऑप्शन आप लोगों के सामने काफी आसान है, इसको थोड़ा सा और टफ बनाया जा सकता था। तो आंसर बताना है क्या है यहाँ पर, आंसर है यहाँ पर मणिपुर। आखिर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑप्शन में, अगर मैं सारे ही नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट डाल देता तो थोड़ा सा और टफ हो जाता आप लोगों के लिए, पर लेकिन यहाँ पर थोड़ा आसान रखा गया है। तो मणिपुर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। इससे फायदा क्या होने वाला है, इससे एक यहाँ पर आप लोगों को एक्टिविटी ऐसी स्टार्ट हो जाएगी कि क्या स्पोर्ट साइंस है, किस तरीके से स्पोर्ट को मैनेज किया जाता है, किस तरीके से जो लोकल जनता है या फिर हमारी कंट्री का पूरा एरिया किस तरीके से डेवलप किया जाता है, स्पोर्ट का फोकस दिया जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखने को मिलेगी, पूरा स्पोर्ट यूनिवर्सिटी की बात की जा रही है यहाँ पर। तो सारा फोकस गेम पर रहेगा, किस तरीके से हम अपनी कंट्री में गेम्स को बहुत शानदार तरीके से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो मणिपुर में बात की जा रही है ये। ओके, चलिए एक क्वेश्चन बताइए, 3 स्टेट टच करते हैं मणिपुर को। नॉर्थ ईस्टर्न मैप, दुनिया का मैं नॉर्थ ईस्टर्न मैप में आप लोगों को कई बार दिखा चुका हूं, तो आप लोग बताइएगा कि कौन कौन से 3 स्टेट टच करते हैं मणिपुर की बाउंड्री को। एक मैप ब्रिटिश क्वेश्चन आप लोग मान सकते हैं, या आप लोगों का होमवर्क भी आप लोग मान सकते हैं, जाकर थोड़ा निहारिएगा एक बार नॉर्थ ईस्टर्न एरिया को। ज्यादा निहारने की ज्यादा लंबे देर तक जरूरत नहीं है, क्योंकि अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, वहां पर आप लोगों को क्लियर भी हो जाएगा मैं किस एरिया के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। अभी क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है। बात की जा रही है यहाँ पर नीति आयोग के फोरम के बारे में। नीति आयोग फोरम की नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड यहाँ पर फर्स्ट मीटिंग अभी हुई है, ठीक है। तो कहां पर हुई है नीति आयोग के फोरम की फर्स्ट मीटिंग, इसने यहाँ पर एक ये जगह आप लोगों को लोकेशन याद रखनी है, काफी इंपॉर्टेंट है, दिसपुर आसाम। क्या ये दिसपुर आसाम ही है? मॉर्निंग में आप लोगों को क्या पढ़ाया था, याद होगा आप लोगों ने ढंग से अगर वीडियो को देखा होगा तो दिसपुर आसाम तो कम से कम ये नहीं था, ये था अगरतला त्रिपुरा में, ठीक है ना। तो आप लोगों को याद रखना है, इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट बात क्या की जा रही है, नेक्स्ट की जा रही है जो मीटिंग थी वो इनॉग्रेटेड की गई मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, जिसको डोनर मिनिस्ट्री बोला जाता है। इसको डिटेल में मैंने आप लोगों को मिनिस्ट्री पढ़ाया था, अगर आप लोग रिवीजन अच्छे से कर रहे हैं तो आप लोगों को पता होगा। तो जितेंद्र सिंह है यहाँ पर और वाइस चेयरमैन जो कि यहाँ पर डॉक्टर राजीव कुमार है, इनके द्वारा इनॉग्रेट की गई जो मीटिंग है और इनके ही द्वारा को चेयर की गई, दोनों के द्वारा मिलकर। तो सेकंड स्टेटमेंट सही है और फर्स्ट स्टेटमेंट यहां पर गलत है। ओके, तो देखिए कई सारे स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर क्वेश्चन जो है थोड़े टफ हो जाते हैं। देखिए आप लोग अगर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो इनके अंदर से आप लोगों के लिए तो और भी ज्यादा फायदेमंद है। 10 क्वेश्चन की जगह आप लोग तो लगभग मिला के 30 क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे, क्योंकि एसएससी और बैंकिंग में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए तो और भी फायदेमंद है ये। लोकेशन आप लोग थोड़ी देख सकते हैं, ये हो गया यहाँ पर त्रिपुरा, ठीक है, ये हो गया आसाम यहाँ पर, तो ये हो गया मिजोरम, ये हो गया मणिपुर जिसके बारे में मैंने आप लोगों से पूछा था, ये हो गया नागालैंड, ये हो गया आसाम, और ये आप लोगों के सामने यहाँ पर देख सकते हैं त्रिपुरा यहाँ पर मैंने बता दिया, और ये हो गया मिजोरम। तो मणिपुर को नागालैंड, मिजोरम और आसाम टच कर रहे हैं। ऊपर अरुणाचल प्रदेश हो गया, 2 स्टेट टच कर रहे हैं, ओनली आसाम करता है, और यहाँ पर नागालैंड। ओके, मेघालय को ओनली आसाम करता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बात की जा रही है वेनिशिंग कंपनी। अगर आप लोग यहाँ पर वेनिश का मतलब जानते हैं तो भी आप लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, ठीक है ना। देखने को मिलेगा यहाँ पर बात की जा रही है वेनिशिंग, वेनिशिंग का मतलब होता है गायब हो जाना, फिनिश हो जाना। तो वेनिशिंग कंपनी रेफर करती है किसके रिलेटेड, आप लोगों को बताना है यहाँ पर। तो शानदार स्टेटमेंट है यहाँ पर। फर्स्ट बात की जा रही है कि ये पब्लिक से पैसा तो उठाती है यहाँ पर आईपीओ के थ्रू, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफिसर के थ्रू यहाँ पर पैसा उठाती है, लेकिन फेल हो जाती है। आप लोगों को देखने को मिलेगा रजिस्टर कराने में, मतलब रजिस्टर नहीं हो पाता है, ना ही इनका कोई एड्रेस मिलता है। कहने के लिए पैसा इकट्ठा किया जनता से, पर लेकिन जब यहाँ पर देखने को मिला कोई कंपनी नाम की कोई चीज नहीं होती है, तो इस तरीके कंपनी को बोला जाता है वेनिशिंग कंपनी। आप बोलते नहीं कई बार कि यार उस कंपनी में पैसा लगा, कंपनी पैसा लेके भाग गई, तो कहीं भी ये रजिस्टर नहीं दिखती है, पर लेकिन पैसा इकट्ठा करती है पब्लिक से, तो इस तरीके कंपनी को बोला जाता है वेनिशिंग कंपनी। तो आप लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए। अगर कोई पूछे तो कंफ्यूज नहीं होना है कि वेनिशिंग कंपनी किसको बोला जाता है। बोल सकते हैं कि अलादीन का चिराग होता है इनके पास में, पैसा इकट्ठा करके भाग जाते हैं, गायब हो जाती है, ठीक है। तो हल्का सा आइडिया रखिएगा। तो यहाँ पर कुछ ऐसा आप लोगों को देखने को मिलेगा, ताला लगा हुआ मिलेगा, जहां पर कंपनी के नाम का देखने को आएगा कि कंपनी का है, तो कोई कंपनी नहीं होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बात की जा रही है ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स के बारे में। यह है GTCI इंडेक्स, जिसके बारे में बात की जाती है, रैंक निकाली जाती है। तो आप लोगों के सामने है यहाँ पर कि किसके द्वारा ये यहाँ पर क्रिएट किया जाता है, किसके द्वारा मेजर्स किया जाता है कि क्या कंट्री का टैलेंट की एबिलिटी है, इसके बारे में बात की जा रही है। तो टैलेंट में तो हम लोग देखिए पीछे नहीं है, पर लेकिन इंडेक्स में हम लोग जरूर पीछे हैं। बात की जा रही है यहाँ पर इंडिया के बारे में। तो यहाँ पर टोटल 119 कंट्री की रैंक निकाली गई, ठीक है, किसके द्वारा, इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल, ये याद रखना है आप लोगों को, INSEAD, इसके द्वारा ये तैयार की जाती है। तो 119 में से जो हमारी रैंक आई है वो 81 आई है, ठीक है ना, हमारी ऑल ओवर रैंक आई है कंट्री की। और अगर बात करें मुंबई की और दिल्ली की, तो टॉप 90 जो सिटीज हैं उसमें मुंबई की और दिल्ली की रैंक आप लोगों को देखने को मिल जाती है, ये अंडर 90, ठीक है ना। तो मुंबई की देखने को मिलेगी 89 और दिल्ली की 90 आप लोगों को रैंक देखने को मिलेगी। तो अंडर 90 दो सिटीज हमारी आ रही हैं। और इंडिया की ऑल ओवर रैंकिंग है यहाँ पर, वो लास्ट में ये लगभग आप लोग देखते हैं 119 में से हमारी 81 रैंकिंग है, 81 रैंकिंग आप लोगों के सामने है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट है। खासकर बात की जा रही है कर्नाटक में इलेक्शन होने वाले हैं, आप लोगों को पता है अभी, तो उसके रिलेटेड ये क्वेश्चन है यहाँ पर। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में बात की जा रही है। सबसे पहला है समाधान। क्या समाधान जो रिलेटेड बात की गई है ये यही है, समाधान एक पब्लिक ग्रीवेंस रिलेटेड एंड मॉनिटरिंग सिस्टम है। जी हाँ, ये बिल्कुल सही बोला गया है। एक कॉमन प्लेटफॉर्म सेंटर आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहां पर पार्टी पब्लिक का ग्रीवेंसेज, यहाँ पर सिविल सोसाइटी की कोई प्रॉब्लम अगर देखने को मिलेगी कि यहाँ पर कोई भी अगर उनको प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, यहाँ पर उसका सॉल्यूशन यहाँ पर निकाला जाएगा। अपनी कंप्लेन यहाँ पर डाल सकते हैं और उनको यहाँ पर सॉल्यूशन प्रोवाइड कराया जाएगा। बिल्कुल सही बात बोली गई है। यहाँ पर जो इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट कंडक्ट कराएगा इलेक्शन, मतलब जो कर्नाटक का इलेक्शन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट कंडक्ट कराएगा। ये किसने बोली, ये तो हमने कभी सुनी नहीं है कि ऐसा भी कुछ होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पार्लियामेंट के इलेक्शन कंडक्ट कराता है, और यहाँ पर जो असेंबली के इलेक्शन होते हैं वो कंडक्ट कराता है, और जो यहाँ पर पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन होते हैं वो कंडक्ट कराए जाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ स्टेट के द्वारा। तो कंफ्यूज नहीं होना है, अगर कोई कुछ भी पूछे इस तरीके से रिलेटेड क्वेश्चन, आप लोगों को जरा सा भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो कौन इलेक्शन करवाता है यहाँ पर, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन यहाँ पर कंडक्ट कराता है, आप लोगों को पता होना चाहिए इसके बारे में, ठीक है। तो कोई भी कंफ्यूजन माइंड में नहीं होना चाहिए। तो स्टेटमेंट कौन सी सही हो गई, स्टेटमेंट हो गई यहाँ पर सही ओनली 1। ओके, तो ये था हमारा डिस्कशन। अपनी परफॉर्मेंस बताना मत भूलिएगा कि 10 में से कितने मार्क्स आप लोगों को मिल पाए। यहाँ पर अगर डेली 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग सही डायरेक्शन में जाएंगे। करंट अफेयर का क्वेश्चन आप लोगों से नहीं छूटेगा, चाहे बैंकिंग की, एसएससी की, चाहे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हर एक लेवल पर यहाँ पर क्वेश्चन सेट किए गए हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स लॉट फॉर लिसनिंग। मिलता हूँ नैनो मैगजीन के साथ में मॉर्निंग में 4 बजे। तब तक एंजॉय कीजिए। जय हिंद।